चलिएगा, हेडिंग डालेंगे चैप्टर है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आराम से धीरे धीरे समझना है, सारी अकाउंटिंग को समझेंगे, हर तरह के हम इसके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो चैप्टर आया उसके आने के पीछे रीजन क्या था हमारा। देखो क्या होता है, अगर कोई भी पर्सन प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसकी सेल्स बढ़े। अगर सेल्स बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब बात आती है सेल को कैसे बढ़ाया जाए। तो देखिएगा, सेल को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्रेडिट पर माल बेच देना। आप अपने कस्टमर्स को बोलो कि भैया तुम माल अभी ले जाओ, तुम पेमेंट ऐसा करना 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कर देना। तो जब कोई भी पर्सन अपना माल क्रेडिट पर बेचता है तो नो डाउट क्रेडिट पर माल बेचने से सेल बढ़ती है, और सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और अल्टीमेटली आपके बिजनेस करने का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्रॉफिट को क्या करना, इंक्रीज करना। तो अब क्या हुआ, जरा समझते हैं अपन इस बात को। ये कौन है, ये है मिस्टर राम। ये है मिस्टर राम, ठीक है। इस मिस्टर राम ने क्या किया, क्रेडिट सेल करी। क्रेडिट सेल्स। अब अगर इसने क्रेडिट सेल करी किसको, इस पर्सन को, इस पर्सन को, मोहन को, ठीक है। टू इंक्रीज द सेल्स, राम ने मोहन को उधार माल बेचा। उधार माल बेचने से राम को क्या फायदा हुआ कि इसकी सेल्स बढ़ गई, जिससे प्रॉफिट बढ़ा। मोहन को यह फायदा हुआ कि मोहन को पैसे तुरंत नहीं देने पड़े। इसने मोहन को बोला कि भैया तुम मुझे जो पैसा है ना वो क्या कर देना, 3 महीने बाद दे देना या 4 महीने बाद दे देना। ऐसा ट्रांजैक्शन राम और मोहन के बीच में हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन के होने की वजह से राम की बुक्स में, ध्यान से सुनना, जो मोहन है वो तो क्या बन गया, डेटर बन गया, और मोहन की बुक्स में राम जो है वो क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया, डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन। अब क्या हुआ, राम को क्या लगता है कि यार मैंने अपनी सेल्स को बढ़ाने के ऑब्जेक्ट से मोहन को माल तो बेच दिया, मैंने अपनी सेल्स को बढ़ाने के ऑब्जेक्ट से मोहन को माल तो बेच दिया, क्या अब ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि मुझे ये पैसा जल्दी मिल जाए, या क्योंकि मुझे अगर ये पैसा मिलेगा तो मैं अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर पाऊंगा। भैया इसको माल बेचने के लिए जब मैंने माल बनाया था तो मैंने उधार पर खरीदा था, तो मुझे उसका भी पेमेंट करना है। या कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो मोहन है ना ये मुझे क्या कर दे, मतलब मोहन तो देगा 3 महीने बाद, क्यों, क्योंकि मैंने उसको क्रेडिट पीरियड दिया है। बट क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज हैं कि मुझे पैसा मिल जाए और मोहन क्या कर दे, मेरे बिहाफ पर उस तीसरी पार्टी को पैसा दे दे।
या कोई और तरीका जिससे मुझे इस क्रेडिट सेल के रेस्पेक्ट में पैसा मिल जाए। तो अब राम ने सोचा कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास हो जिसके द्वारा मैंने एक तरफ तो अपनी सेल बढ़ा दी, एक तरफ अब मैं मोहन को लायबल बना दूं कि भैया तुझे ये पैसा देना है। तो तब जाकर एक नए इंस्ट्रूमेंट का जन्म हुआ, जिस इंस्ट्रूमेंट को बोला गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जिस इंस्ट्रूमेंट को बोला गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्या था ये इंस्ट्रूमेंट? सुनना। अकॉर्डिंग टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, राम एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। बहुत ध्यान से सुनना। राम एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और उस पर अपने साइन कर देगा, और साइन करके मोहन को एक ऑर्डर देगा। एक इंस्ट्रूमेंट जिस पर उसका बनाने वाला व्यक्ति यानी राम अपने साइन करके मोहन को एक ऑर्डर देगा कि भैया तू क्या करना, आज से 3 महीने बाद ये सर्टेन सम ऑफ मनी या तो इस पर्टिकुलर पर्सन को दे देना, या तू मेरे ऑर्डर पर किसी पर्सन को दे देना, या फिर जो पर्सन इस इंस्ट्रूमेंट को तेरे पास लेकर आए तू उसे पेमेंट कर देना। बहुत ध्यान से सुनो। राम ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें उसने मोहन को एक ऑर्डर दिया कि इस डॉक्यूमेंट में जो सम ऑफ मनी लिखी हुई है, तू एक सर्टेन पीरियड के बाद, जितना मैंने तुझे पीरियड दिया है, या तो तू मेरे बिहाफ पर किसी और पर्सन को दे देना, या फिर जो पर्सन इस डॉक्यूमेंट को लेकर आएगा यानी बियरर करेगा, बियरर डॉक्यूमेंट, जो पर्सन इस डॉक्यूमेंट को लेकर आएगा तू उसे पेमेंट कर देना। इस इंस्ट्रूमेंट को ही टेक्निकल टर्म्स में नाम दिया गया बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मेरी बात समझ में आ रही है? राम ने अपनी सेल को बढ़ाने के लिए मोहन को माल बेचा क्रेडिट टर्म्स पर, और फिर एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसमें इसने मोहन को ऑर्डर दिया कि भैया तू इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ अमाउंट इस सर्टेन पीरियड पर मेरे बिहाफ पर इस पर्सन को दे देना, या जो इस डॉक्यूमेंट को तेरे पास लेकर आए तो उसे दे देगा। और मोहन भी उस पर अपने क्या कर देता है, सिग्नेचर करके अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है कि हाँ मैं दे दूंगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट इन दोनों के बीच में तैयार किया गया, इसी डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो लिखेंगे, अगर मैं डेफिनेशन के तौर पर बात करूं, पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखिएगा। A bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker।
समझना, एक इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में होगा अनकंडीशनल ऑर्डर होगा और बनाने वाले के द्वारा उस पर क्या किया जाएगा, साइन किया जाएगा, कॉमा डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे a certain sum of money directing a person to pay a certain sum of money only to a certain person only to a certain person or to the bearer of the instrument after a certain पीरियड ऑफ टाइम। लीजिए, देखिए डेफिनेशन को समझना है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, यानी मोहन मेरे ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा सकता, अनकंडीशनली ऑर्डर दूंगा मैं उसे। क्या ऑर्डर दूंगा कि भैया तू एक सर्टेन सम ऑफ मनी इस सर्टेन पर्सन को या बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो इस इंस्ट्रूमेंट को तेरे पास लेकर आएगा उसे तू क्या कर देना, इसमें जो लिखा हुआ अमाउंट है वो उसे पे कर देना आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। क्लियर, बिल्कुल डेफिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ये इस तरह का जो डॉक्यूमेंट तैयार होगा उसे आप क्या बोलोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। लिखें, हाँ जी लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पर हम बात करते हैं। पहला, मस्ट बी इन राइटिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए तभी वैलिड होता है। दूसरा,
मस्ट कंटेन एन ऑर्डर। रिक्वेस्ट नहीं करूंगा मैं कि भैया मैं हाथ जोड़ के तेरे आगे गिड़गिड़ाऊं कि भैया प्लीज मुझे पैसा दे देना, नहीं, मैं उसे ऑर्डर दूंगा कि तुझे पेमेंट करना है। किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट नहीं होती है इसमें, ये एक प्रॉपरली ऑर्डर है कि भैया आप ऑर्डर दे रहे हो। मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट। समझ में आ रही है मेरी बात? रिक्वेस्ट नहीं करेगा बनाने वाला, वो दूसरे पर्सन को ऑर्डर देगा कि हाँ भैया तू क्या कर देना, पेमेंट कर देना। सर हाँ जी। सर ये लिखा हुआ होता है तभी वैलिड होता है कि क्या चीज? ये आप बोलो नहीं लिखित में होता है तभी वैलिड होता है कि सर ये? हाँ जी, तभी वैलिड होता है, बिल्कुल। ये फीचर्स है इसके, जरूरी है। राइटिंग में होना बहुत जरूरी है और ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब हो गया कि आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो सामने वाले से, आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि तुझे पेमेंट करना ही पड़ेगा। तीसरा, ऑर्डर ऑफ पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल होना चाहिए, मतलब सामने वाला कोई कंडीशन नहीं लगा सकता। आप उसको ऑर्डर ऑफ पेमेंट दे रहे हो बिना किसी कंडीशन के, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है ये। अमाउंट मस्ट बी सर्टेन। अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, एक फिक्स्ड अमाउंट उसमें लिखा जाएगा कि भैया इतने ही अमाउंट का तुझे क्या करना है, पेमेंट करना है। डेट ऑफ पेमेंट शुड बी सर्टेन। किस दिन पेमेंट होना है ये भी सर्टेन होना चाहिए कि भैया इस पर्टिकुलर डेट पर आपको पेमेंट करना है। मस्ट बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज। भैया सीधी सी बात है, जो ऑर्डर दे रहा है और जिससे पेमेंट करना है, दोनों को उस पर साइन करने पड़ेंगे, तभी ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनेगा। मान लो मैंने तो साइन करके भेज दिया, सामने वाले ने उस पर साइन ही नहीं किया, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया इन सब बातों को कि भैया मैं इस दिन पेमेंट करूंगा, इतना अमाउंट दूंगा, तो उस केस में ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बन पाएगा। तो लीगलिटी बनाने के लिए, ताकि ये वैलिड रहे और इसके बिहाफ पर आप आगे कोई काम कर सको, कोई डिसीजन ले सको, तो इट मस्ट बी साइंड बाय बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टियों को क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। बिना दोनों पार्टियों के साइन के इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। राइटिंग में होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए पेमेंट का, ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, डेट ऑफ पेमेंट भी सर्टेन होना चाहिए, और दोनों पार्टीज के द्वारा इस पर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। लिखें, पार्टीज ऑफ
बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, इसकी पार्टीज कौन कौन होती हैं? देखिएगा, सबसे पहला होता है ड्रॉअर। पहली पार्टी होती है ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर वो पर्सन है जो बिल लिखता है। यानी बेसिकली हम ये बोलें कि एक पर्सन जिसने उधार पर अपना माल बेचा और उसने एक दूसरे पर्सन को कुछ क्रेडिट पीरियड दिया, तो वो पर्सन एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉअर। तो लिखो, ड्रॉअर is the person who makes or write the bills of exchange। ठीक है, ड्रॉअर वो पर्सन है जो बिल ऑफ एक्सचेंज को राइट करता है या बनाता है। ड्रॉअर इज ऑल्सो नोन एज राइटर ऑफ बिल। ड्रॉअर को ही क्या बोला जाता है? राइटर भी बोला जाता है। दूसरी पार्टी होती है ड्रॉई। देखें, ड्रॉई इज द पर्सन on whom the bill of exchange is drawn। ड्रॉई वो पर्सन है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है। उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई। ड्रॉई इज ऑल्सो नोन एज एक्सेप्टर ऑफ द बिल। ड्रॉई को ही क्या बोला जाता है? एक्सेप्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों पर्सन क्लियर है। दो पर्सन तो ये हुए, ड्रॉअर और ड्रॉई। देखिए, ये है पर्सन ए और ये है पर्सन बी। ध्यान से समझना। ए सोल्ड गुड्स
वर्थ ₹40,000 ऑन 3 month क्रेडिट टू बी। ये लीजिए, ए ने 40,000 का माल उधार बेचा 3 महीने की क्रेडिट पर। किसको? बी को। एंड राइट अ बिल। एक्सचेंज। तो देखिएगा, ए ने बी को उधार माल बेचा, यानी ए जो है वो बी से पैसे मांगता है। तो अब ए ने एक डॉक्यूमेंट लिखा, ए ने एक डॉक्यूमेंट लिखा किसके ऊपर? बी के ऊपर। ठीक है, तो ए तो क्या बन गया? ड्रॉअर बन गया या राइटर बन गया। ए तो क्या बन गया हमारे पास? ड्रॉअर। और बी ने चूंकि उस बिल को एक्सेप्ट किया, तो बी बनेगा एक्सेप्टर। तो ये बेसिकली हमारे दो पर्सन हुए, दो बेसिक पार्टी हुई, ड्रॉअर और ड्रॉई। इसके अलावा बिल में एक और पार्टी भी होती है, और तीसरी पार्टी होती है पेई। तीसरी पार्टी जो बिल ऑफ एक्सचेंज की है, पेई। पेई वो पर्सन होता है जिसे बिल का पेमेंट मिलता है। लिखें, पेई is the person who receive the payment from the drawee। पेई उस पर्सन को बोलते हैं जो इस बिल के रेस्पेक्ट में ड्रॉई से पैसा रिसीव करेगा। यूजुअली drawer and payee is the same person। देखिए, जनरली तो क्या है, ए ने क्या किया, अपने पास ही ड्यू डेट तक उस बिल को लिखा और फिर जाकर उससे क्या ले लिया? पेमेंट ले लिया। लेकिन in the following case, in the following cases, drawer and payee are two different persons। ठीक है, यूजुअली तो ये दोनों एक ही पर्सन होते हैं, ड्रॉअर और पेई। बट दो ऐसे केसेस हैं जहां पर ड्रॉअर और पेई अलग अलग हो सकते हैं।
A, when bill is discounted by the drawer, when bill is discounted by the drawer from his bank, then pay will be bank। समझ रहे हैं? ड्रॉवर ने बिल लिखा, लेकिन उसने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब ये डिस्काउंट करवाना क्या होता है, ये हम लेटर ऑन आगे पढ़ेंगे जब हम अलग अलग सिचुएशंस की बातें करेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि ये एक सिचुएशन है जहां पर ड्रॉवर ने वो बिल अपने बैंक को देकर वहां से पैसा ले लिया। तो अब जो ड्रॉई है वो ड्रॉवर को पैसा नहीं देगा, क्योंकि ड्रॉवर को तो ऑलरेडी पैसा मिल गया। तो अब वो जो ड्रॉवर बैंक सॉरी ड्रॉई है, उसे किसको पैसा देना पड़ेगा, बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर ड्रॉवर अलग पर्सन हो गया और पेई अलग पर्सन हो गया। और एक केस और है हमारे पास, when the bill is endorsed by the drawer to his creditors, then such creditor will be considered as pay। अगर बिल एंडोर्स, अब ये भी एक नई टर्म है जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि एंडोर्स करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी बिल ड्रॉवर द्वारा अपने किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया गया, तो वो जो क्रेडिटर है अब उसे क्या माना जाएगा, पेई माना जाएगा। तो बेसिकली ये दो अलग अलग सिचुएशन है जहां पर ड्रॉवर और पेई दो अलग अलग पर्सन होंगे। अदरवाइज जनरली जो ड्रॉवर और पेई होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ही पर्सन होते हैं। तो दीज आर दी बेसिकली थ्री डिफरेंट पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर, जो पर्सन बिल लिखेगा या राइट करेगा उसे हम ड्रॉवर या राइटर ऑफ द बिल बोलते हैं। जिसके ऊपर बिल लिखा जाता है, यानी जो उस बिल का पेमेंट करने के लिए लायबल है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉई या एक्सेप्टर बोलते हैं। और तीसरा, जिस पर्सन को बिल का पेमेंट रिसीव होता है, जिस पर्सन को बिल का पेमेंट रिसीव होता है उस पर्सन को हम बोलते हैं पेई। यूजुअली ड्रॉवर और पेई दोनों सेम पर्सन होते हैं, बट ये दो डिफरेंट केस मैंने आपको बताए जहां पर जो ड्रॉवर है और जो पेई है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। पहला केस मैंने लिया जब बिल को डिस्काउंट करवा लिया जाए बैंक से, और दूसरा जब वो बिल आपने अपने किसी क्रेडिटर को दे दिया। तो अब यहां पर तो बैंक जो है वो रिसीव करेगा, तो बैंक पेई बन गया।
यहां पर आपका वो जो क्रेडिटर है वो उस बिल का पैसा रिसीव करेगा, तो वो क्रेडिटर आपका क्या बन गया, पेई बन गया। तो बेसिकली दीज आर दी थ्री बेसिक पार्टीज, these are the three basic parties of bills of exchange। बताइए क्लियर यहां तक? यस सर। ठीक है ना, हमारे पास मीनिंग हो गया। मीनिंग के बाद मैंने आपको उस बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ फीचर्स बता दिए, एंड देन मैंने तीन पार्टीज जो बिल ऑफ एक्सचेंज की हैं वो आपके साथ डिस्कस करी।